Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss internationalization of Indian rupee in the GS3 section of economy for UPSC 2023. तो टॉपिक हम देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि हमें ये जो टॉपिक है ये कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से हमें स्टडी करना है। तो वो है आपका एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया जो है उसमें स्टडी करना है, जिसमें हम अपने जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसमें आपके करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, आपकी जो करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी जो अपन आगे जो करंट अफेयर में जो अभी डिस्कशन हम करेंगे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। वो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कन्वर्टिबिलिटी क्या है, आप इसको देख सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व वगैरह क्या क्या होते हैं, बैंक डिपॉजिट, गोल्ड, एसडीआर, आरटीपी, आपका फॉरेन करेंसी एसेट जिसको एफसीए बोलते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह जो होती है इसमें ये सब फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में एसडीआर क्या होता है, इसके बाद में आरटीपी क्या होता है, ये सब आपको कंसेप्चुअल चीज़ें होती है जो शायद पहले से पता हो, और नहीं हो तो आगे वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी करंटली इसमें ये देखना है कि जो करेंसी, जो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हम जो फॉरेक्स रखते हैं, फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, उसमें हमारे रुपये की कितनी वैल्यू है। तो वो हम देखते हैं कि अपना जो एसडीआर है, आपका स्पेशल ड्राइंग राइट है, उसमें कुछ पर्टिकुलर करेंसीज होती है, उनके बेस पे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे देखी जाती है। तो इसी से रिलेटेड अपना टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण। अपनी मुद्रा जो है, करेंसी जो है, उसके बारे में, इसके बारे में खास बात आपको याद रखना है। तारापुर जो कमेटी थी, तारापुर जो कमेटी है वो अपन के न्यूज़ में है ये भी। और तारापुर कमेटी के बारे में पहले ये चीज़ जान लो कि ये 1997 में फर्स्ट टाइम इसको गठित किया गया था, और सेकंड टाइम इसको 2006 में किया गया। इसका काम मेनली ये था कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए तो उस टाइम पे पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी, लेकिन बाद में जाके उसको फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दिया गया करंट अकाउंट के लिए। लेकिन अभी तक जो अपना कैपिटल अकाउंट है उसकी कन्वर्टिबिलिटी जो है वो अभी तक पार्शियली बनी हुई है। तो तारापुर कमेटी की सिफारिशें या सजेशंस ये हैं कि जो करंट अकाउंट, तो पहले से ही करंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी तो फुली है पहले से, लेकिन अभी कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी को पार्शियली से फुली कर दिया जाए। तो ये तारापुर कमेटी आपको याद रखना है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपकी जो करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी है करंट अकाउंट के लिए और कैपिटल अकाउंट के लिए, तो कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर से रिलेटेड है तारापुर कमेटी। इसकी कन्वर्टिबिलिटी की एडवांटेज क्या क्या है, तो देखिए आपको लार्ज फंड मिलेगा, अवेलेबल होगा अपने पास में। इसके बाद में आपकी जो कैपिटल की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और आपका कम्पिटिटिवनेस है, फाइनेंशियल कम्पिटिटिवनेस है, इंक्रीज़ होगा। आपका एफडीआई, एफआईआई वगैरह है, उनका फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ अपना बेसिक होता है। इसके साथ में आपको ये भी दिखा होगा करंटली न्यूज़ में, अभी ये करंट अफेयर तो अक्टूबर मंथ की चल रहे हैं, लेकिन अभी नवंबर मंथ के जो लास्ट में, या फिर अब ये जो दिसंबर स्टार्ट हो गया है, इसकी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने जो यूएस की डॉलर की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ किया। तो आरबीआई ने भी इंडियन रुपये की वैल्यू को भी इंक्रीज़ किया, ताकि क्या हो कि जो एक इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये चीज़ें भी हमें करंट के जो न्यूज़ चल रहा है उस सेगमेंट से प्रिपेयर करना है। तो इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ ये देखना है कि करेंसी जो होती है उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि जो वैल्यू, जो फॉरेन एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा जो करेंसी यूज होती है उसको हम बोलते हैं हार्ड करेंसी। ठीक है, तो जैसे कि इसके एग्जांपल याद रख सकते हैं, हार्ड करेंसी को यूएस का डॉलर समझ लें यहाँ पे। ठीक है, तो हार्ड करेंसी वो होती है जो करेंसी हाईएस्ट फेथ जिसमें लोगों का होता है, और उसकी लिक्विडिटी भी हाईएस्ट होती है, उसको बोलते हैं अपन हार्ड करेंसी। तो इसके अगेंस्ट में कौन सी होगी, जिसमें फेथ कम होगा, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, तो दो टाइप तो करेंसी की ये हो गए, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। तो याद रखिए यूएस का डॉलर इस टाइम पे हार्ड है, तो अपना इंडियन रुपी जो है अभी सॉफ्ट है। और इस सॉफ्ट को ही हार्ड बनाने का काम जो है वो अभी अपने टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन जो करेंसी का है इंडियन रुपी का, वो है वो सॉफ्ट करेंसी की जो फॉर्म है इंडियन रुपी की, उसको हार्ड बनाने के लिए ही काम में आने वाली है। तो जो सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले हमें भूमिका पता होनी चाहिए, अपने को डिस्कस क्या करना है। इसी के साथ में जो करेंसी जैसे फ्ली करती है कंट्री से, अब जैसे यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो थे, एफआईआई वगैरह थे, वो अपना जो यूएस का इन्वेस्टमेंट था उसको ड्रॉबैक कर रहे हैं और वापस अपनी कंट्री जा रहे हैं। तो जो कंट्री किसी, जो करेंसी किसी कंट्री से, किसी कंट्री के फॉरेक्स मार्केट से वापस जाती है, एग्जिट करती है, तो उसको बोलते हैं हॉट करेंसी। तो जो हार्ड करेंसी होगी वही हॉट करेंसी होगी, क्योंकि यदि हार्ड करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो वही हॉट करेंसी होगी। तो किसी हॉट चीज़ की वजह से उसके आसपास का एरिया जैसे हीटेड हो जाता है, तो वो जो दूसरी बची करेंसी है जिसकी वैल्यू कम थी, जिसकी कन्वर्टिबिलिटी कम थी, जिसकी लिक्विडिटी कम थी, वो हो जाएगी हीटेड करेंसी। तो हीटेड हो जाएगा अपना इंडियन रुपी। ठीक है,
इन सब चीज़ों को सॉफ्ट करेंसी हुआ या अपनी हीटेड करेंसी का जो नाम हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन मेजर्स लेता है? वो लेता अपनी गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन लेता है? आरबीआई, जो अपनी सेंट्रल बैंक होती है वो लेती है। तो ये आपको पता चला हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, और लास्ट में बचा एक आपका चीप करेंसी और डियर करेंसी। तो चीप करेंसी तो वो है कि जिसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ती है, उसको बोलते हैं चीप करेंसी। तो इस टाइम पे क्या है कि सप्लाई किसकी बढ़ चुकी है? यूएस में जो सप्लाई बढ़ी है वो आपकी यूएस डॉलर की बढ़ी है, तो ये तो हो जाएगा आपका चीप करेंसी। यूएस के लिए ध्यान रखना है, इंडिया के लिए चीप करेंसी नहीं है, ये यूएस के मार्केट में चीप करेंसी ये है, ठीक है। जबकि चीप करेंसी के अपोजिट जो होती है उसको बोलते हैं डियर करेंसी। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है ताकि जो मनी का फ्लो है, मार्केट में मनी की सप्लाई है वो कम हो जाए, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो इस टाइम पे इंडिया के लिए डियर करेंसी कौन सी बनी हुई है? इंडियन रुपी जो है अपनी डियर करेंसी बनी हुई है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बाकी चीज़ें अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से थी। यूएस डॉलर यहाँ पे हार्ड करेंसी है, हॉट करेंसी है, जबकि ये यूएस के पर्सपेक्टिव से है कि यूएस में ये जो यूएस डॉलर है वो चीप करेंसी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने आरबीआई के थ्रू कुछ बॉन्ड रिलीज करके इंडियन रुपी को डियर करेंसी बना दिया है, उसकी फ्लो को कम कर दिया है, लिक्विडिटी को कम कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। दूसरा चीज़ होता है कि एक अपन इंडिया और चाइना, इंडिया और यूएस, यूएस और चाइना, ये तीन इनके ट्रेड की जो रिलेशन चलते हैं, वो हम कई बार देखते हैं कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर होता है, इंडिया चाइना होता है। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर का कारण ये है कि वहाँ पे वैल्यू का एप्रिसिएशन होता है एक जगह, एक टर्म होती है दूसरी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक किसी वैल्यू की किसी करेंसी की वैल्यू को घटाता है या बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना, ठीक है। यदि उसकी वैल्यू को घटाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, तो वो चीज़ होती है डिवैल्यूएशन, ठीक है। ये तो सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू हो गया। एप्रिसिएशन होता है मार्केट के थ्रू, यदि मार्केट फोर्सेस की वजह से यदि किसी वैल्यू की, किसी करेंसी की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, और मार्केट फोर्सेस की वजह से किसी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आई होप आपकी चीज़ क्लियर होगी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पे आप डेवल्यूशन या डेप्रिसिएशन से याद रखें, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखना है चाइना का। तो चाइना की करेंसी, चाइना की जो गवर्नमेंट है वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उसकी वैल्यू को डिवेल्युएट कर देता है, डेप्रिशिएट कर देता है। तो डेप्रिसिएशन तो मार्केट के थ्रू होता है, हम करेंगे डिवेल्युएट। तो चाइना अपना खुद की करेंसी का डिवेल्यूशन कर देता है, तो उससे क्या होता है, उनका अब डिवेल्युएट हो गया, तो मतलब एक डॉलर में आपका जो आपका रेनिम्बी है वो ज़्यादा, उनकी क्वांटिटी होगी, अमाउंट ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, चाइना का जो एक्सपोर्ट है, चाइना का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट उसका डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी। तो अब चाइना चाहता भी तो ये है ना कि चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट बढ़े, तो इंपोर्ट घटे, तो ताकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, तो एक्सपोर्ट उसका बढ़ना चाहिए, इसीलिए वो अपनी करेंसी को डिवेल्यूट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो गुड्स जो है वहाँ पे, उनकी जो एग्रीगेट डिमांड होगी, वो डिमांड वहाँ पे क्या होनी है, डिमांड बढ़ जानी है, उस खुद की कंट्री में भी बढ़ जानी है, और बाहर की कंट्री जो है, तो किसी भी चीज़ की दूसरी कंट्री में भी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपको सस्ते में मुहैया होंगी, तो आपका इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ेगा। इसके अपोजिट जो इंस्टेंसेस जो होंगे देखने के मिलेंगे, वो सब आपका इसमें होगा, एप्रिसिएशन में। तो वो चीज़ें होती है जैसे यूएस में डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका घटेगा। तो यूएस फेड जो है वो डॉलर की वैल्यू बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इन्फ्लेशन को कर्ब करना चाह रहा है, इसीलिए तो बढ़ा रहा है। इसी के साथ में रिमिटेंस घटेंगे, एक्सपोर्ट वहाँ के घटेंगे, इम्पोर्ट वहाँ के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तो बेसिक्स ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है अपना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। अब इसमें डिस्कस क्या करना है, डिस्कस वही चीज़ करनी है जो हमने अभी देखा है, वो है कि कैसे किसी कंट्री की वैल्यू कैसे बढ़नी है, कैसे उसको बढ़ाना है। तो अभी हमने देखा कि हमें रुपी की बात करनी है पर्टिकुलर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस किस लिए किए, ताकि रुपी का जो सेटलमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में, वो आपका बढ़ सके, और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है उनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी का सेटलमेंट वहाँ पे अलाउ किया जा सके, लागू किया जा सके। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो ये चेंजेस हैं ये नोटिफाइड है किस किस चीज़ के लिए, भाई इंपोर्ट, बीओपी में इंपोर्ट भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर रिकॉग्निशन एज स्टेटस होल्डर भी चीज़ें होती है कोई,
एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम वगैरह है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है, ये सारी स्कीम है। इस सब में आपका रुपी जो है उसकी एक्सचेंज रेट की जो एक्सचेंज वैल्यू है उसकी, वो सब मायने रखती है। तो जितना भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस किया गया है उस सब का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ना है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे नोटिफाई किया गया। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये कहीं नोट करने की लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंसी की वैल्यू बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब ये रिसेंट में चल क्यों रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बताया, हाईलाइट किया है कि जो अभी इंडियन रुपी का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है, इंटरनेशनलाइजेशन है, उसका इंटरेस्ट जो है लोगों का उसमें बढ़ा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले रही है। ऐसा जो चेंजेस किया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में वो चेंजेस लिए गए हैं। अब रुपी की ट्रेड सेटलमेंट का मैकेनिज्म क्या है? तो रुपये की ट्रेड का सेटलमेंट का मैकेनिज्म है कि दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है वोस्त्रो अकाउंट, एक होता है नोस्त्रो अकाउंट। तो वोस्त्रो अकाउंट होता है कि कोई बैंक ओपन करेगी अपना अकाउंट इंडिया के किसी पर्टिकुलर बैंक में, तो उसे बोलेंगे वोस्त्रो अकाउंट। तो वोस्त्रो में वी होता है, उसे आप रिलेट करेंगे वहाँ का, मतलब वहाँ का मतलब बाहर का कोई आदमी यहाँ आके अकाउंट खोलेगा या पर्टिकुलर कंट्री की बैंक यहाँ के अकाउंट खोलेगी, उसे बोलेंगे वोस्त्रो अकाउंट। और यदि इंडिया का कोई बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक यूएस में जाके वहाँ के बैंक में पर्टिकुलर अपने नाम से अकाउंट खोले, उसे बोलेंगे हम नोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू ही ट्रेड जो है उसमें सेटलमेंट होता है। इसी मैकेनिज्म को समझना है कि फॉरेन में एक्सपोर्टर भी होते हैं तो इम्पोर्टर भी होते हैं। तो फॉरेन एक्सपोर्टर यदि वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा तो जो करेंसी लेगा वो खुद की करेंसी होगी, तो वो मनी विड्रॉ करेगा आपके वोस्त्रो अकाउंट से, तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी भी वहाँ पे देखी जाती है, वो भी मायने रखती है। तो ये चीज़ आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि कंट्री की जो वैल्यू है, जैसे अपनी रुपी है, तो इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का तरीका क्या है? तो तारापुर कमेटी मैंने आपको बताया, तारापुर कमेटी की 2 बार तारापुर कमेटी की सिफारिश आई है। इसका काम यही है कि आपकी जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसको फुली करना है, फुली कन्वर्टिबिलिटी करना है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट है और आपके जो डेट वगैरह है वो चीज़ें हैं कंप्लीटली मार्केट बेस्ड हो, गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन नहीं हो। तो किसी भी करेंसी का, मनी का एक इंटरनेशनल फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मनी की फॉर्म में हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है कि जो मनी है, जो करेंसी है, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में वर्क भी करती है। और दूसरा, ये किसी अकाउंट की एक यूनिट की फॉर्म में भी वर्क करती है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस गवर्नमेंट से के लिए कुछ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अपने यूजेस हैं, जैसे करेंसी सब्स्टिट्यूशन है, ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इनवॉइस बनाना है, उनको सर्व करना है। इसी के साथ में डिनोमिनेशन, ये क्या है, डिनोमिनेटिंग ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब वही सेम चीज़, ये ट्रांजेक्शन्स की डील करने में आपको जो करेंसी है, जो मनी है, वो काम आता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये 3 इंटरनेशनल फंक्शन है। इसी के साथ में आप देखिए कि यूएस डॉलर जो है अभी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यूएस जो कंट्री है उसका जो खुद का ट्रेड है, पर्टिकुलर एक्सपोर्ट है, उससे भी ज़्यादा वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट है उसमें 3.1 टाइम्स डॉलर को यूज़ किया जाता है। जबकि इसको आप ध्यान रखना, लगभग 3 गुना याद रखें, और यहाँ पे लगभग 5 गुना, कि दुनिया में कंट्रीज जो इंपोर्ट करती हैं तो यूएस खुद इंपोर्ट करता है, उसका 5 गुना डॉलर का यूज़ तो अदर कंट्रीज उसको इंपोर्ट करने में करती हैं। और जबकि एक्सपोर्ट में यूएस जो खुद जितना एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज को, उसका 3 गुना डॉलर यूज़ होता है और अदर कंट्रीज के एक्सपोर्ट में। पहले इंडिया की कंडीशन ऐसे नहीं थी। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं चीज़ों में। 1960s के टाइम पे आपकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, जैसे कतर है, यूएई है, कुवैत, बहरीन, ओमान और मलेशिया वगैरह है, यहाँ से हम जब ट्रेड करते थे तो उस टाइम पे रुपी वहाँ पे एक एज ए लीगल टेंडर वर्क करता था। लेकिन इस टाइम पे हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं इंडियन रुपी के। ठीक है, आपको पता है, आप ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की जो चेंजेस हैं वो आप देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम है। तो इस टाइम पे लगभग आपको पता होना चाहिए 86% अपने इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, वो सब आपके जो इन्वेस्ट होते हैं वो डॉलर की फॉर्म में होते हैं, इंडियन रुपी कम ही एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो डायरेक्ट डीलिंग है क्रूड ऑयल में, ये रशिया से, वो रशिया से अपनी चल रही है रुपी में, रुपी और रूबल वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने यही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही तो बताया अभी कि भाई राइजिंग इंटरेस्ट है इंटरनेशनल फॉर्म में रुपये के होने का, तो इस वजह से कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं। दूसरा है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनेशनलाइजेशन जो है रुपये का उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। तो जैसे कि अपना कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट है, इन्वॉइसिंग है, उसमें यूज़ को इंक्रीज़ करना होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है इंक्रीज़ करने की। नॉन रेजिडेंट की जो फ्रीडम होनी चाहिए, एक फ्रीडम होती है फाइनेंशियल एसेट्स को रुपये की फॉर्म में होल्ड करने की, रखने की। इसी के साथ में फ्रीडम फॉर नॉन रेजिडेंस टू
ट्रेडेबल बैलेंसेस इन रुपी एट ऑफशोर लोकेशंस, मतलब किसी भी कंट्री में पर्टिकुलर, ये नहीं कि इंडिया में हो तो ही उनके पास रुपये की अवेलेबिलिटी हो, किसी दूसरी कंट्री में हो तो भी वहाँ पे उनका जो एसेट है, उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो रुपये की फॉर्म में उनके पास में होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बता दिया। हाँ, एक चीज़ और है कि पहले आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज होता था उसको रेगुलेट करने का काम करता था, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम करता था। तो उस टाइम पे उसका जो एक्ट था, शायद 1972 की बात है, 1972 के टाइम पे एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, यदि मैं सही बता रहा हूँ तो। फेरा, इसके बाद में आया आपका एफ ई एम ए फेमा, फेमा है आपका 1999 में। तो इसमें आरबीआई का जो काम था वो रेगुलेटरी से हट के मैनेजमेंट का हो गया, कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज को सिर्फ मैनेज करेगा आरबीआई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। 1973 है, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा, 72 नहीं 73 है। 1971 के जो बांग्लादेश की वार के बाद में +2 कर लेना वहाँ पे, तो 73, और यहाँ पे -1 कर लेना 2000 से पहले। अब आगे देखिए कि बेनिफिट क्या है। अच्छा, एक चीज़ ये देख लीजिए कि रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन के इनिशिएटिव क्या क्या है। तो आपका क्रॉस बॉर्डर बोरिंग्स जो है रुपये की फॉर्म में, उसको बढ़ाना है। ट्रेड सेटलमेंट रुपये की फॉर्म में ही किया जाए। इसके साथ में आपका करेंसी स्वैप है, जैसे कि अभी शायद मुझे सही से याद है तो शायद लास्ट मंथ में हमने 200 मिलियन का $200 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है मालदीव के साथ में। और आपको पता है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उस टाइम पे भी इंडिया ने लगभग $400 मिलियन के आसपास करेंसी स्वैप किया था, जो आगे बढ़ के $500 से भी एक्स्ट्रा हो गया था। तो करेंसी स्वैप हो चाहे क्रॉस बॉर्डर बोरिंग्स हो, वो रुपये की फॉर्म में होनी चाहिए। ट्रेड सेटलमेंट भी रुपये की फॉर्म में होना चाहिए। और इसके साथ में अदर मेजर्स में बात करें तो आपका है कि कुछ एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, मतलब एक रुझान होना चाहिए चीज़ों का डोमेस्टिक करेंसी यूज़ में, ठीक है, ताकि ट्रेड सेटलमेंट में उसको यूज़ किया जा सके। और कुछ ऐसी इनेबलिंग कंडीशंस भी होनी चाहिए ताकि आपके डोमेस्टिक रुपये को लिंक किया जा सके इसकी इंट्रास्टेट रेट के और जो करंट मार्केट है, ऑफशोर रुपये मार्केट है, इन सब में एक लिंक बैठाया जा सके, ऐसा एक इनेबलिंग कंडीशन में होनी चाहिए। और इसी के साथ प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं उनको भी अलाउ किया जाए, परमिट किया जाए टू एक्ट एज मार्केट मेकर्स, ठीक है, इन फॉरेक्स मार्केट टू इंप्रूव मार्केट लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए प्राइमरी डीलर्स को भी यहाँ पे परमिशन दी जानी चाहिए, और ऐसी दी जाती है। ये आपके इनिशिएटिव्स है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये के लिए। अब देखिए बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आपको पता है, बेनिफिट यदि कोई करेंसी यूज़ हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की जरूरत, जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, सीधी सी बात यही होती है। इसके साथ में आपका वल्नरेबिलिटी जो होती है आपकी एक्सटर्नल शॉक्स के लिए, ठीक है, वो आपकी घट जाती है। करेंसी रिस्क जो है वो भी मिटिगेट हो जाता है। इसी के साथ इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर और रेस्पेक्ट है वो भी इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इससे आपका इंडिया का जो बिजनेस है वो हेल्प, इंडिया की बिजनेस में हेल्प करेगा थ्रू आपकी जो बार्गेनिंग पावर है इंडिया की वो इंक्रीज होगी, तो उससे आपके इंडिया की जो बिजनेसेस हैं वो भी ग्रो करेंगे। देख सकते हैं आपकी पोस्ट 2008 का जो रिसेशन था, तो उसने चाइना ने एफर्ट डाले काफ़ी अपनी जो रेनमिनबी जो उनकी करेंसी है उसको अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए, इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, और उससे उसका ग्लोबल स्ट्रेचर जो है वो बढ़ा है। इसके साथ में ही कुछ बेनिफिट इसके ये भी होंगे कि इससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट घट जाएगी, लोअर हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा, मतलब वो भी घटेगा, ट्रेड है वो भी फैसिलिटेट होगा, और कुछ मॉरल पॉलिसिंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो हैजार्ड्स हैं वो भी ओवरकम की जा सकती है। कि जैसे यूएसए ने काफ़ी टफ कर दिया था रशिया का एक्सेस टू जो इसके डॉलर एसेट्स जो है रशिया के, उन पर काफ़ी सीवियरली कह सकते हैं आपने कंट्रोल किया है यूएसए ने। तो इससे बेनिफिट होगा यदि वो कंट्री अपनी एक इंटरनेशनल करेंसी के फॉर्म में बन जाती है। चैलेंजेस इसमें काफ़ी होने, आपको पता होना चाहिए चैलेंजेस है इसमें। चैलेंजेस आपके जो होने वाले हैं, चैलेंजेस होंगे आपके कि कुछ डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि इफेक्टिवनेस और इंडिपेंडेंस जो होगी वो आपकी लिमिटेड हो जाएगी। आरबीआई की जो एबिलिटी है डोमेस्टिक मॉनेटरी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है, ये आपकी इससे इम्पैक्ट होने हैं, फ़र्क पड़ना है इससे। और ये आपको जो जिसे कहते हैं ना इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्रिलेमा, शायद इसके ऊपर प्लेन्स में क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या चीज़ है, ट्रिलेमा क्या चीज़ है। तो ये है कि किसी भी कंट्रीज को एक साथ में इन तीन चीज़ों के पॉलिसी गोल जो है, तीन चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी टफ हो जाता है, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, किसी ओपन जो इकोनॉमी है उसके लिए, ठीक है। तो वो तीन चीज़ें क्या है, वो है आपका पहले तो फ्री कैपिटल मूवमेंट, मतलब किसी भी कंट्री, यदि कोई कंट्री की इकोनॉमी ओपन है
तो वहाँ पे एक साथ में तीन चीज़ें, वो है तीन चीज़ों में, पहली है फ्री कैपिटल मूवमेंट, दूसरा है आपका एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, की एक्सचेंज रेट आपकी स्टेबल रहे, उसमें ज़्यादा फिर बदल नहीं हो, और इसी के साथ लास्ट चीज़ आपका इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अब किसी कंट्री में इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे कैपिटल मूवमेंट फ्री नहीं हो सकता, या फिर कोई दो चीज़ें हों तो वहाँ पे तीसरी नहीं होती। तो यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको बोलेंगे जो डिलीमा बनेगा उसको बोलेंगे ट्रिलीमा, जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। तो यदि करेंसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका होता है, इंटरनेशनलाइजेशन होता है रुपये का, तो ये चैलेंजेस वहाँ देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आपकी जो रिफाइनेंसिंग की रिस्क है वो भी इंक्रीज़ होगी, और आपका ग्लोबल रिसेशन जैसी कंडीशंस पे ये देखने को मिलती हैं चीज़ें। एक्सचेंज रेट की जो वॉलेटिलिटी है वो भी हाइटन हो जानी है, बढ़ जानी है। वैल्यू ऑफ रूपी है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, रेट इज़ हायर देन द ग्लोबल रेट और फ्रॉम अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ कैपिटल। तो एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट उसकी काफ़ी बढ़ जाती है ग्लोबल रेट से। इसके साथ में आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जानी है टू मेंटेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑर्डर को मेंटेन करने की जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी बढ़ जानी है, और जो बर्डन है आपका आरबीआई का एज ए रोल प्ले करने का एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, वो भी आपका बढ़ जाता है, ये बर्डन भी आपका बढ़ जाता है। तो ये चैलेंजेस काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ वे फॉरवर्ड भी आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इतने सारे चैलेंजेस हैं तो उनको सॉल्व करना ही आपका वे फॉरवर्ड में आना है। तो इतना इंटरनेशनलाइजेशन जो आपका रुपये का है वो सिग्निफिकेंट उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको सक्सेसफुली अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पहले से प्री रिक्विजिट आपको चीज़ें हैं वो रिक्वायर होंगी। वो है कि आपके एक तो आपके पास डीप डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट आपका डेवलप होना चाहिए, और उसी के साथ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ताकि आपके एक्सटर्नल शॉक्स जो है उनको एब्जॉर्ब किया जा सके, प्री कंडीशन उनकी हो, ताकि हम इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकें। और इसी के साथ में आपका एफिशिएंट मार्केट्स भी होना चाहिए, ताकि फंडिंग और रिस्क ट्रांसफ़र है वो चीज़ आपकी यहाँ पे मैनेज की जा सके। इसके साथ में कैपिटल फ्लो का जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे वो वॉल्यूम की बात हो कैपिटल इनफ्लो की, या फिर उसके कंपोजिशन की बात हो। और ये किसके थ्रू होगा, जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, तो उनका राइट कॉम्बिनेशन हो, कुछ मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस लागू किए जाए, और मार्केट इंटरवेंशन के थ्रू भी आपका कैपिटल इनफ्लो का मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ में इंक्रीज्ड रुपी एक्सेप्टेंस एज ए करेंसी फॉर रिजर्व, ये आपका बढ़ना चाहिए, ताकि और कंट्रीज जो है वो रुपी को एज ए रिजर्व के फॉर्म में काम कर सके। और इसके साथ में इससे क्या होगा कि इंक्रीज़ होगा इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल मर्केंटाइज, और आपका कमर्शियल सर्विस का जो ट्रेड है उसमें इंडिया का शेयर ग्लोबली बढ़ेगा, और ये हेल्प करेगा रुपी को गेन करने के लिए एज एक्सेप्टेंस एज ए करेंसी ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड की फॉर्म में किसी करेंसी को, यदि किसी करेंसी का जो ट्रेड होता है, करेंसी का ट्रेड, ऐसी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी इंडिया की रुपी की, इंडिया की जो करेंसी है उसकी, और इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मार्केटाइज और आपका कमर्शियल सर्विसेज की ट्रेड में वो भी काफ़ी लेवल तक बढ़ने वाला है। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया, आपको ये चीज़ क्लियर हुई, आपने मनी के मतलब इंडियन रुपी के अंतर्राष्ट्रीयकरण के चैलेंजेस, उसके वे फॉरवर्ड, उसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, ये सब चीज़ आपने देखा। इसकी नीड क्या है, क्या क्या मैकेनिज्म है, किसी मनी का इंटरनेशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी काम करता है, और तीसरा आपका यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह भी ये काम करता है। नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट भी आपने देखा, इसके ऊपर मेरे हिसाब से शायद मुझे याद है ठीक से, तो प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ है। और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसमें ये चीज़ें करेंसी की वैल्यू बहुत मायने रखती है, उससे रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, चीप करेंसी, इवन डियर करेंसी जैसी टर्म दे के आपसे ये चीज़ें पूछा जाता है, या फिर करेंसी का अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पूछेगा, डिवोल्यूशन या आपका रिवोल्यूशन चीज़ें पूछ लेगा। या फिर एक चीज़ अभी लास्ट 2022 के एग्जाम प्रीलिम्स में आपसे पूछा था, नीर और रीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये भी आपकी करेंसी की एक्सचेंज रेट जो होती है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया था प्रीलिम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जिसमें आपको पता होता है रियल वाले में आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, जो आपका नीर होता है, नीर को ही इन्फ्लेशन से यदि एडजस्ट कर दे तो रीर बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा था। ठीक है, तो आप ये चीज़ टॉपिक यहाँ से तैयार कर लें। मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो आप इसको पार्ट्स में देख सकते हैं, और अपने टॉपिक को, कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। मेंस के एग्जाम में काफ़ी टाइम है अभी, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें ज़्यादा करंट अफेयर के चक्कर में। यदि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसके साथ में आप ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको शुरू शुरू में स्क्रीनशॉट दिया था, टॉपिक का नोट्स बने हुए थे मेरे, उसमें से बताया था कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है इंडिया के,
उसको आप तैयार कर ले तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो करंट अफेयर होते होते हमारा स्टैटिक भी कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते यदि आपका स्टैटिक तैयार नहीं है तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।